मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, यूनिट फर्स्ट है, तो हम इसका टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक है इसका उद्विकास बी स्वभाव, उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें मैं बता देती हूँ। आप लोगों ने वैसे फर्स्ट ईयर में सब पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी हम शुरुआत करने से पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी वापस से ले लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपने एल्गी पढ़ा होगा, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट, तो इस क्रम में आपने लगातार पढ़ा होगा। और टेरिडोफाइट के बाद अब आता है जिम्नोस्पर्म, और जिम्नो के बाद आएगा एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से बॉटनी को हम इन पांचों में डिवाइड करते हैं। उसके अलावा बीच में एक और रहता है फंजाई। फंजाई थोड़ा अलग कैटेगरी होती है क्योंकि उसके कैरेक्टर और सिम्टम थोड़े अलग होते हैं, तो हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर जिम्नोस्पर्म हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे हम एल्गी से टेरिडोफाइट की तरफ पढ़े तो प्लांट का डेवलपमेंट होता चला गया। एल्गी में प्लांट पूरी तरह से डेवलप नहीं था, फिर ब्रायोफाइट में कुछ डेवलप हुआ, फिर टेरिडोफाइट में कुछ और डेवलप हुआ। धीरे धीरे टेरिडोफाइट से बीज की स्थिति आने लगी। तो बीज की स्थिति जब आने लगी तो बीजीय पादपों की उत्पत्ति हुई। तो जो बीजीय पादप की उत्पत्ति हुई वो थे जिम्नोस्पर्म पादप। जिम्नोस्पर्म पादप को फल रहित पादप भी कह सकते हैं हम। देखिए, जब विकास होता है तो जब हमने कहा एल्गी, अरे एल्गी में कुछ नहीं था, प्लांट में जड़ तना पत्ती ऐसा कुछ था नहीं। तो सबसे पहले प्लांट की स्ट्रक्चर बनी, स्ट्रक्चर से धीरे धीरे जब आगे बढ़े कंप्लीट प्लांट बना, कंप्लीट बनाने के बाद उससे बीज बनेंगे, बीज के बाद फ्लावर, फ्लावर के बाद फ्रूट्स। तो ये सब क्रम इसमें चलता जाएगा। जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति हुई थी पैलियोजोइक काल में। इसकी उत्पत्ति हुई है पैलियोजोइक काल में। इसे टेरिडोफाइट का पूर्वज माना जाता है। भाई ये तो अंडरस्टूड है बात, जो इसके जस्ट पहले आएगा वही इसका पूर्वज रहेगा, और जो जस्ट बाद में आएगा वो तो पूर्वज होगा नहीं इसका। तो इसके जस्ट पहले आया था टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट से पहले टेरिडोफाइट इसके जस्ट पहले आया था, तो टेरिडोफाइट इसका पूर्वज माना जाएगा। टेरिडोफाइट के पादपों में ही बीजाणुओं में कुछ परिवर्तन हुए। ये टॉपिक हमारा बीज स्वभाव के बारे में है, तो यहाँ पर हम जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके अगले यूनिट में है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उद्विकास बीज स्वभाव के बारे में। तो बीजों के स्वभाव की बात करते हैं तो देखिए, जब बीज की बात आई तो पहले हमने पढ़ा समबीजाणु पादप। समबीजाणु पादपों के यानी समान प्रकार के बीजाणुओं की उत्पत्ति करने वाले पादप। समान प्रकार के, जिसमें डिसाइड नहीं पाते थे कि कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है। सभी मेल और फीमेल सभी गैमेट्स थे या बीजाणु थे, सब एक जैसे होते थे। तो ऐसे पादपों की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़े तब फिर दूसरे प्रकार के यानी समबीजाणुक पादपों से जब विकास हुआ तो बने विषम बीजाणुक पादप। तो इस प्रकार से समान बीजाणुओं से विषम बीजाणुओं तक के बनने की प्रक्रिया, ये एक उद्विकास का क्रम थी। उद्विकास इवोल्यूशन का रीज़न क्या होता है? इवोल्यूशन क्यों होता है? इवोल्यूशन, हमें अगर पृथ्वी पर रहना है, चाहे हमें हो, प्लांट हो, एनिमल हो, किसी को भी रहना हो, तो पृथ्वी पर अगर किसी को रहना है, उसे सरवाइव करना है, तो उसमें अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। और उसी परिवर्तन में जो संरचना सबसे अधिक सरवाइव करवाती वो रह जाती है। तो समबीजाणुक से विषम बीजाणु की स्थिति वो थी जिसमें प्लांट को अधिक जीवित रहने की संभावनाएं बड़ी थी। और पहले जब हमने बात करी थी तो बिना बीज के पादप हुए थे, ये जिम्नोस्पर्म था जिससे कि बीजों की शुरुआत हुई।
तो हमने कहा सम बीजाणु से विषम बीजाणु की स्थिति आई। उसके बाद हम बात करते हैं बीज प्रक्रिया की। देखिए, जब भी बीज प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि बीजों में भी जब परिवर्तन होगा तो बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत सारी जानकारियाँ हमें रखनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो ये शो करती है, या बहुत सारे ऐसे जीवाश्म हैं जो भी ये दिखाते हैं कि पहले सम बीजाणु की स्थिति थी, अब विषम बीजाणु की स्थिति आ गई। जब विषम बीजाणु की स्थिति आई तो निश्चित रूप से पादप की आकार, आकृति, आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना सभी में परिवर्तन आए होंगे। अब ये परिवर्तन इतने अच्छे होंगे कि ये हमेशा के लिए पादपों में बने रह जाएंगे। तभी तो लगातार उद्विकास चल रहा है। वर्तमान समय में जो हम देखते हैं एंजियोस्पर्म, तो ये उद्विकास के बाद बने हुए पादप हैं और वो आज के एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में आसानी से सरवाइव कर पा रहे हैं। इसीलिए तो अभी तक वो चल रहे, वर्षों हो गए इसी तरह से, वर्षों से यही पादप इसी तरह से चलते जा रहे हैं। तो देखिए, जब पादपों में कोई भी परिवर्तन होता है तो आकार, आकृति, संरचना, कार्य की सभी रूप में भिन्नता होती है, सभी रूप में भिन्नता होती है, सभी रूप में चेंजेस होते हैं। तो प्रकृति में सम बीजाणु से विषम बीजाणुता का जन्म हुआ, सम बीजाणु से विषम बीजाणुता का जन्म हुआ। इस जन्म में बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो बहुत सारे परिवर्तन में कौन कौन से परिवर्तनों की हम बात कर रहे हैं उसको हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से परिवर्तन हुए। जब हम किसी भी परिवर्तन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पादप की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होगा, आंतरिक संरचना में परिवर्तन होगा। और यहाँ पर अगर हम पादप की आंतरिक संरचना की बात करते हैं और बीजाणुओं के बनने की बात करते हैं तो सबसे पहले एक संरचना जो हमारे दिमाग में आती है वो है बीजाणु धानियाँ। यानी बीजाणु धानियाँ ही ऐसी जगह होती है जहाँ पर बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो भाई, जब पहले सम बीजाणु की स्थिति थी तो बीजाणु धानियाँ भी इतनी डेवलप नहीं थी। जब बीजाणु धानियाँ डेवलप होगी तभी विषम बीजाणु की स्थिति आएगी। और जो विषम बीजाणु पादप होते हैं वो विषम बीजाणु पादप कहलाते हैं, और जो सम बीजाणु होते हैं वो सम बीजाणु पादप कहलाते हैं, आइसोस्पोर पादप कहलाते हैं, ये हेटेरोस्पोर पादप कहलाते हैं। चलिए देखिए, हमने बात करी बीजाणु धानियों की। जब डेवलपमेंट होगा तो बीजाणु धानियाँ भी डेवलपमेंट में आएगी, बीजाणु धानियों में भी अंतर आएगा। और बीजाणु धानियों में अंतर आने के बाद जो बीजाणु बनेंगे वो भी अलग अलग प्रकार के बनेंगे। तो अलग अलग प्रकार की बीजाणु धानियाँ बनने लगी। तो अलग अलग बीजाणु धानियाँ बनेगी तो उनसे बनने वाले स्पोर भी अलग अलग तरह के रहेंगे। अब हम बात करते हैं स्पोर की कि स्पोर कौन कौन से होते हैं। सम बीजाणु यानी समान, जो आकार, आकृति, संरचना, कार्य की सब में समान होते हैं। या आपने पहले की क्लास में पढ़ा होगा कि सम बीजाणु का अवस्था होती है, विषम बीजाणु का अवस्था होती है। तो यहाँ पर जब हम बात पढ़ रहे हैं विषम बीजाणु का अवस्था में, तो देखिए दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। एक तो छोटे बीजाणु बनते हैं और दूसरे बड़े बीजाणु बनते हैं। छोटे बीजाणुओं को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं या लघु बीजाणु कहते हैं। बड़े बीजाणुओं को हम गुरु बीजाणु, दीर्घ बीजाणु, वृत्त बीजाणु या मेगा स्पोर कहा जाता है। ये सभी नाम इनके हैं। आप इन सभी नामों को जब भी याद करेंगे तो सभी नाम याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के बीजाणुओं के निर्माण की स्थिति आई। जब दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ तो ऐसा अंतर होगा ही, या दोनों कुछ विशेष संरचना रखते होंगे या कुछ विशेष कार्य के हिसाब से होंगे, तभी तो वो आगे काम करेंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं छोटे बीजाणुओं की, छोटे यानी लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर। जो लघु बीजाणु होते हैं
वो नर पादप बनाते हैं और जो गुरु बीजाणु होते हैं वो मादा पादप पर लगते हैं या बनाते हैं। यानी बीजाणु धानियाँ और बीजाणु ये निश्चित करते हैं कि पादप नर है कि मादा है, ये निश्चित करते हैं दोनों। जब ये निश्चित हो जाता है तभी ही हम मान सकते हैं कि विकास हुआ है। देखिए, विकास की इस प्रक्रिया में हम अब आगे बात करते हैं कि अब ये बीजाणु क्या करते हैं और कैसे करते हैं। लघु बीजाणु की जब हम बात करते हैं, लघु बीजाणु यानी नर को रिप्रेजेंट करने वाले, मादा को रिप्रेजेंट करते हैं गुरु बीजाणु। तो लघु बीजाणु अर्थात नर पादप, जब पादप नर होता है तब उसमें जो बीजाणु धानियाँ बनती है, उनसे जो बीजाणु बनते हैं वो लघु बीजाणु बनते हैं। अब हम सिर्फ लघु बीजाणु के बारे में बात करते हैं कि लघु बीजाणु अंकुरित होकर नर युग्मोद्भिद बनाते हैं। अब ये नर युग्मोद्भिद क्या होता है? देखिए, पहली बात तो हम ये क्लियर कर ले कि जब भी लघु बीजाणु से कोई संरचना की बात आती है तो वो नरी बनेगी। युग्मोद्भिद और बीजाणुभिद, आपने दो अवस्थाएं पढ़ी होंगी। एक होता है मेन पादप की स्थिति और दूसरी होती है मध्यवर्ती अवस्था। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में जो लघु बीजाणु होते हैं वो अंकुरित होकर, जब जैसे आप कोई प्लांट को देखते हो वो अंकुरित होता है, छोटी छोटी कलियां निकलती हैं, तो वैसे ही आप एक छोटा सा मध्यवर्ती बीच में प्लांट बनता है, एक छोटा मध्यवर्ती प्लांट बनता है। उस मध्यवर्ती प्लांट को ही नर युग्मोद्भिद कहते हैं। एक कली जैसा नहीं होता है, हम इतना सपोज नहीं कर सकते कि वो इतना होता है, लेकिन वैसा ही होता है कि कोई मध्यवर्ती लघु बीजाणु। यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि सिर्फ बीजाणु की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो जब लघु बीजाणु अंकुरित होगा, यानी जब वो आगे डेवलपमेंट करेगा, यहाँ पर अभी कोई निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई है, ये उसके पहले की है। सिर्फ लघु बीजाणु बनने से और निषेचन होने के पहले के बीच की अवस्था है ये। तो जब लघु बीजाणु अंकुरित होता है तो नर युग्मोद्भिद बनाता है। इसी तरह से गुरु बीजाणु भी अंकुरित होकर मादा युग्मोद्भिद बनाता है। दोनों की बनाने की प्रक्रिया एक जैसी होती है, दोनों ही वही बनाते हैं। तो इस तरह से एक डेवलपमेंट हुआ, नर युग्मोद्भिद का बनना, मादा युग्मोद्भिद का बनना, बीजाणु का बनना, अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं का बनना। देखिए, लघु बीजाणु के बारे में एक बात और बताएंगे हम आपको कि लघु बीजाणु जो होते हैं हमेशा संख्या में बहुत अधिक बनते हैं। लघु बीजाणु संख्या में बहुत अधिक बनते हैं, जबकि गुरु बीजाणु संख्या में कम बनते हैं। उसका रीज़न ही बता देते हैं आप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति में मेल गैमिट ही मोटाइल अवस्था में होते हैं, यानी वही गतिशील अवस्था में होते हैं, गति करने का काम वही करते हैं। तो जब लघु बीजाणु ज़्यादा संख्या में बनेंगे और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाते हैं, तो उस बीच में कई बैरियर्स आते हैं, कई प्रॉब्लम्स आती है, जिससे कि बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए प्रकृति ने अपने आप चुना कि हजारों की तादाद में बीजाणु बने, जिससे कि जब निषेचन हो, चाहे लाखों बीजाणु एक साथ जा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीजाणु बच जाना चाहिए जो आगे की प्रक्रिया को कंटिन्यू रखे, यानी इस जीवन को, प्लांट के उस जीवन को बनाए रखे। तो इस तरह से लघु बीजाणु आगे के जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। इस तरह से लगातार हम देखते हैं द्विलिंगी पादपों के स्थान पर एक लिंगी पादप का निर्माण होने लगा, यानी बीज के दौरान बीजों की संख्या लगातार द्विलिंगी पादपों के स्थान पर एक लिंगी पादपों का निर्माण होने लगा। ये हम बाद में जब आपको जिम्नोस्पर्म में उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि किस तरह से पादपों का प्रक्रिया में निर्माण में भी आगे हुआ।
देखिए, बीज के जब निर्माण की बात करी हमने, बिना फल के बीजीय पादप, जिम्नोस्पर्म को जो हम नाम देते हैं बिना फल के बीजीय पादप कहा जाता है। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में, इसको याद रखना, हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बीजीय पादप कौन से होते हैं, बिना फल के कौन से होते हैं, फल वाले कौन से होते हैं, ये छोटी छोटी बातें आप हमेशा याद रखेंगे। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से पूरे पादप में बीजाणुओं का निर्माण होता है, बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया कैसे चलती है। देखिए, सबसे पहले बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ने के लिए हमें शुरू करेंगे पादप से। जब हम कह रहे हैं कि 2 प्रकार के पादप हैं, एक नर पादप बन रहा है, एक मादा पादप बन रहा है, तो उनकी संरचनाएं भी अलग अलग होंगी, उनकी धानियाँ भी अलग अलग होंगी, उनके बीजाणु भी अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले देखिए नर पादप, ये नर पादप है। नर पादप के अंदर एक कोन समान संरचना बनती है जिसे शंकु कहते हैं। शंकु कहो, कोन कहो, स्ट्रोबिलस कहो, मेल स्ट्रोबिलस कहिए, कुछ भी कह दीजिए, ये सब इसी के नाम है। उन शंकु के अंदर छोटी छोटी धानियाँ पाई जाती है। बहुत सारी धानियाँ होती है, ऐसा नहीं कि एक ही होती है, एक शंकु में बहुत सारी धानियाँ होती हैं। एक शंकु के अंदर बहुत सारी धानियाँ होगी, तभी तो बहुत सारे लघु बीजाणु बनेंगे। तो बहुत सारी धानियाँ उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती हैं जिन्हें लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं क्या हैं, इन बाकी कोशिकाओं से थोड़ी सी बड़ी होती है और इनमें पोषक पदार्थ भी अधिक होते हैं। तो इन कोशिकाओं को लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका ही लघु बीजाणु का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं ही लघु बीजाणु का निर्माण करती है। इन लघु बीजाणुओं के निर्माण के साथ ही अगली प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि जैसे ही लघु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा, लघु बीजाणु अंकुरित होगा और नर युग्मोद्भिद बनाएगा। अब आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि लघु बीजाणु और नर युग्मोद्भिद ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कभी भी निषेचन नहीं होता है। ये एक मध्यवर्ती अवस्था रहती है। लघु बीजाणु ये सिर्फ बीजाणु है, न कि पराग कण, न ही ये मेल गैमेट कहलाता है, न तो ये नर युग्मक है और न ही पराग कण है। ये सिर्फ एक बीच की अवस्था होती है बीजाणु, जो अपनी मध्यवर्ती अवस्था नर युग्मोद्भिद बनाता है। जब ये नर युग्मोद्भिद बन जाता है, इस नर युग्मोद्भिद के अंदर ही पराग कण या नर युग्मक बनते हैं। नर युग्मक बनते हैं, इसके अंदर ही बनते हैं। यानी नर युग्मोद्भिद एक ऐसी मध्यवर्ती संरचना है जो आगे विकास करके नर युग्मक बनाती है। इन नर युग्मक को ही पराग कण कहते हैं, जो कि आगे चलकर परागण का कार्य करते हैं। आप परागण और पराग कण में कंफ्यूज नहीं होंगे। पराग कण यानी नर युग्मक, ठीक है, और परागण, परागण का मतलब है पोलिनेशन। तो इस तरह से जिम्नोस्पर्म में नर व मादा पादप अलग अलग होते हैं। पादप अलग है तो बीजाणुधानियों के नाम भी अलग है। नर पादप की बीजाणुधानी को लघु बीजाणुधानी, मादा पादप की बीजाणुधानी को गुरु बीजाणुधानी। और इस तरह से दोनों प्रोसेस को मैं, दोनों में ही बनने का तरीका, लघु बीजाणु हो चाहे गुरु बीजाणु हो, दोनों के बीजाणुओं का और युग्मोद्भिद बनने तक की प्रक्रिया लगभग समान होती है। ठीक है, दोनों में लगभग समान होती है और दोनों ही आगे चलकर फिर अपने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और लगातार चलने से नए युग्मक लगातार बनते रहते हैं, नए लगे बीजाणु बनते रहते हैं, गुरु बीजाणु बनते रहते हैं और पृथ्वी पर इनका अस्तित्व बना रहता है। इस तरह से
जब हम एल्गी से जिम्नोस्पर्म तक चले तो बीजों का विकास हुआ। जब आप एल्गी पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट पढ़ते हैं तो बीजों की कहीं बात नहीं आती, लेकिन जिम्नोस्पर्म तक आते आते हमने डेवलप्ड बीज के बारे में बात करते हैं, किस तरह से बीज बनते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम अब आगे की क्लास में, अगले वीडियो में बताएंगे आपको, आगे इसके कंटिन्यू करेंगे हम।